हेलो एवरीवन, आप सभी का दीन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 01 लेसन 4 नवपाषाण क्रांति। इस पूरे वीडियो के अंदर में हमारा जो मेन फोकस होगा, मेन जो थीम रहेगा, वो मानव प्रौद्योगिकी विकास के ऊपर में रहेगा। इसके अंदर में हम जानेंगे कि मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। ठीक है, मानव ने अपने समाज का निर्माण किस प्रकार से किया, मानव ने अर्थव्यवस्था का निर्माण किस प्रकार से किया, विनिमय प्रथा का क्या रोल था उस टाइम पर, इसके बारे में हम समझेंगे। इनसे पहले जो मैंने चैप्टर करवाया है, इस लेसन से, इस वीडियो से पहले जो मैंने लेसन्स करवाए हैं, उसके अंदर में हमने जाना था कि मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ, मानव ने औजार कैसे बनाया, मानव ने पशुपालन की शुरुआत कैसे करी, मानव ने कृषि कैसे किया। इन सब चीज़ों के बाद एक प्रोसेस है, सारा चीज़ खत्म हुआ, कृषि उन्होंने सीख लिया। अब उसके बाद वो नवपाषाण क्रांति के उधर आए हैं, जहाँ पे वो अपना विकास करेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा, समाज का निर्माण करेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं लेसन के बारे में, थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेसन का कि क्या है और क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर में, जिससे हमें पूरा क्लियर हो सारी चीज़ें और बाद में हमें दिक्कत ना हो। तो लेसन का नाम हमारा क्या है? नवपाषाण क्रांति। नव मतलब होता है नया, पाषाण मतलब होता है पत्थर, क्रांति मतलब एक मतलब लोगों का विकास का जरिया। ठीक है, मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं आज के समय में, आंदोलन, क्रांति। ठीक है, यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई, ये माना जाता है। नवपाषाण क्रांति का आरंभ पाषाण युग का अंत माना जाता है। ठीक है, जैसे ही पाषाण युग का अंत हुआ, नवपाषाण का आरंभ होता है। नवपाषाण मतलब नए पत्थर का युग, जहाँ पे नए पत्थरों से औजार बनाए जाने लगे, लोगों के विकास की शुरुआत हो जाती है। इस लेसन के अंदर में हम टोटल 7 पॉइंट्स के ऊपर में फोकस करेंगे, जिसमें खान पान के तौर तरीकों में क्या बदलाव आए वो जानेंगे, बसने के तौर तरीकों में क्या बदलाव आए ये जानेंगे। पहले के लोग क्या करते थे? घूमतू की जीवन व्यतीत करते थे, जिसमें वो खाना बदोश एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, पर अब वो बसने के तौर तरीकों में बदलाव आया तो क्या है वो समझेंगे। औजार किस तरह के बनाते थे नवपाषाण युग के अंदर में, ये समझेंगे। मिट्टी के बर्तन और बुनाई, बुनाई सिलाई कढ़ाई आपने सुना होगा, तो बुनाई किस तरह से की जाती थी, मिट्टी के बर्तन कौन कौन से बनाए जाते थे, किस प्रकार के मिट्टी के यूज़ की जाती थी, ये सारा कुछ हम समझेंगे। विनिमय और धातु का उपयोग, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। कौन सी धातु का उपयोग की जाती थी, ठीक है, और धातु का उपयोग किस लिए की जाती थी। और विनिमय, बाटर सिस्टम, जो हमारे पुराने समय में लेन देन का एक प्रथा था, लेन देन का एक मेन जरिया माना जाता था, सोर्स माना जाता था, उसको हम समझेंगे कि यहाँ पर विनिमय प्रथा का क्या लेन देन है, क्या रोल है, इसको समझेंगे। सामाजिक संरचना, एक समाज में रहने के लिए किस प्रकार की संरचना का निर्माण किया गया लोगों के द्वारा, आदि मानव के द्वारा, आरंभिक मानव के द्वारा, उसको हम समझेंगे। मान्यताएं, एक समाज के अंदर में रहने के लिए किस प्रकार की मान्यताएं प्रचलित की गई, कौन कौन सी मान्यताएं वैलिड थी, मतलब वो मान्य थी, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ में दोस्तों आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि दोस्तों 1 सेकंड लगता है, प्लीज़ यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि यार आगे और अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से वीडियो डालें और जल्दी जल्दी आपके लिए कंप्लीट करें। बट जब वहाँ पे डिमोटिवेशन होता है तो फिर नहीं दिल करता है कि करो यार, उसको कंटिन्यू करो। ठीक है, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके एमए कर रहे हैं या फिर ड्यू में पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें हमारे वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी बहुत सारा हेल्प मिले, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ डली हुई हैं। ठीक है, तो उन्हें हेल्प मिलेगी। साथ साथ दोस्तों, ये तो नॉर्मल हमने चीज़ें जानी। साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो पीपीटी इसके अंदर में मैं यूज़ कर रहा हूँ, सारे आपके बुक से ही उठाई गई हैं। तो आप जब पढ़ रहे हो तो बुक लेकर बैठे साथ में, जिससे आपको हेल्प मिले और आप अंडरलाइन कर सको कि हाँ, मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ से उठाया है, और आपको समझने में आसानी हो। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, उसको भी वहाँ से ले सकते हो। दीन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको वहाँ से ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नवपाषाण क्रांति के बारे में। नवपाषाण क्रांति को न्योलिथिक एज, काल अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप क्रांति कह लो, युग कह लो, काल कह लो, अवधि कह लो, सब एक ही चीज़ है। ठीक है, नव मतलब नया और पाषाण मतलब पत्थर। ठीक है, पत्थर का युग, नए पत्थर का युग, एक तरह से ये नवपाषाण क्रांति की जो शुरुआत है वो 9500 ईसा वर्ष पूर्व हुआ। इसका जो डेट है, जो मैं 9500 ईसा वर्ष पूर्व कह रहा हूँ, ये अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वेबसाइट पे, अलग अलग सोर्स पे अल्लाह आपको थोड़ा चेंज दिखेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं होता है।
रीज़न क्या है कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, आप जैसे बोलोगे कि गांधी जी का जन्म कैसे कब हुआ, तो हम बता सकेंगे गांधी जी का जन्म इतने तारीख को हुआ, गांधी जी की मृत्यु कब हुई तो ये बता सकेंगे, देश की आज़ादी कब हुई तो ये बता सकेंगे। रीज़न क्या है कि उस समय के वैलिड सोर्स उपलब्ध हैं। पर जब हम आरंभिक मानव समाज की बात करते हैं तो उस समय का कोई वैलिड सोर्स उपलब्ध नहीं है। हम सिर्फ एक साक्ष्यों के आधार पर, जो प्रूफ मिले, प्रमाण मिले, उसके आधार पर ही हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस टाइम पर ये हुआ होगा। ठीक है, समझ में आता है। तो ये जैसे कि मैंने बताया आपको, पाषाण युग का अंत ही नवपाषाण का आरंभ माना जाता है। मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर में आपको युग बताया था कि हमारे जो हिस्ट्री के अंदर में जो पुरातत्व वेदा होते हैं, जो पुरातत्व इतिहासकार होते हैं, ठीक है, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो वो इसको 3 पार्टों में बांट कर स्टडी करते हैं, जिससे ईजी हो जाता है लोगों को समझने के लिए। पहला पार्ट कौन सा आ जाता है, तो पाषाण युग, ठीक है। दूसरा आ जाता है मध्य पाषाण, तीसरा आ जाता है नवपाषाण, ठीक है। पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। एमए से पहले जब आप पढ़ोगे तो 3 ही पढ़ना होता है नॉर्मली, पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पर जब आप एमए में आते हो तो यहाँ पर 2 ही माना जाता है। पाषाण और मध्य पाषाण को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है कि दोनों में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो दोनों को एक ही मानकर चलते हैं। तो मतलब 2 युग हो जाते हैं, पाषाण और नवपाषाण। समझ में आता है। पाषाण युग के अंदर में भी 3 है, उचला निचला ऐसा करके 3 में बटे हुए हैं, जिसे हम कहते हैं पुरापाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पुरापाषाण। ठीक है, 3 इसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझा चुका था कि क्या क्या चीज़ कैसे है। तो आज का जो पूरा फोकस होगा हमारा नवपाषाण के ऊपर में होगा कि नवपाषाण के अंदर में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या चेंजेस आया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आ जाता है खान पान के तौर तरीकों में बदलाव। ठीक है, खान पान के तौर तरीकों में बदलाव की बात करें तो पहले के टाइम पे जो लोग हुआ करते तो ज़्यादातर मांस पे डिपेंड होते थे कि भैया हम शिकार करेंगे, शिकार करके खाएंगे। मैंने आपको बताया था कि लोगों का क्या होता था स्वरूप जीवन व्यापन का, कि शिकार करना, संग्रहण करना, मछली पालन करना और अखेट करना। अखेट मतलब क्या, जो बचा खुचा है जानवरों का, मृत जानवरों का, उसको खाना। शिकार वो बड़े जानवरों का क्या नहीं करते थे, छोटे जानवरों पर निर्भर हुआ करते थे। ठीक है, जिसके कारण से वो जो भी मांस मिला उसको मांस मच्छी खाकर वो अपना जीवन व्यापन करते थे। बट नवपाषाण की शुरुआत से पहले, मतलब जैसे नवपाषाण की शुरुआत होता है एक तरह से, वो कृषि करना सीख चुके थे। मैंने इससे पहले वाले लेसन में बताया आपको कि वो किस प्रकार से कृषि किया करते थे, कौन कौन सी फसल उगाया करते थे, ये मैंने समझाया। तो अब वो कृषि करना सीख गए, उनके पास अनाज है, तो क्यों वो शिकार करने जाए, क्यों वेस्ट करे टाइम। वो अपना ज़्यादातर जो जीवन व्यापन के तौर तरीकों में बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं, और वो अनाज खाने पर निर्भर हो जाते हैं और अनाज खाते हैं। ठीक है, समझ में आता है। ये आगे हम बात करें तो बसने के तौर तरीकों में चेंजेस आए। बसने के तौर तरीके मतलब क्या, कि एक जगह स्थिर होकर जैसे रह रहे। पहले के टाइम पे जो आदि मानव हुआ करते थे, आरंभिक मानव हुआ करते थे, वो घूमतू या खाना बदोश की जीवन व्यतीत करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। रीज़न बहुत सारे होते थे। ठीक है, पहला रीज़न ये कि आप मतलब किसी तरह का आपदा आ गई। ठीक है, कोई भूकंप आपदा आ गई, उसके कारण से एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गए। दूसरा रीज़न ये कि उनका जो समुदाय था बहुत बड़ा हो गया या छोटा हो गया, किसी तरह का शिकारी संग्रहण जो भी चीज़ें हैं, उसके कारण से एक जगह से दूसरी जगह वो विस्थापित होते थे, या फिर उनका संसाधन कम पड़ रहे हैं, भोजन नहीं मिल पा रहा है, ये कारण था। ठीक है, तो अब वो धीरे धीरे बसने लगे। बसने के लिए उन्होंने क्या किया, पशुपालन की शुरुआत करी, जहाँ पे पशुओं के साथ एक जगह कई बार रुकना पड़ जाता था। खेती की शुरुआत करा, जहाँ पे खेती कर रहे हो। अगर बसने की जो सबसे बड़ी शुरुआत मानी जाती है, आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो जब जहाँ से लोगों ने बसना शुरू किया, स्थिर होकर एक जगह रहना शुरू किया, तो उसकी शुरुआत का सबसे बड़ा कारण माना जाता है कृषि, खेती। अगर आप खेती कर रहे हो तो आपको टाइम देना पड़ता है, 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, जो भी है, 2-4 महीने का टाइम देना पड़ता है एक फसल को पकने के लिए। फसल आपने बोई है तो पकेगा तभी जाओगे ना। तो 6 महीना एक जगह पर रुकना। तो उस तरह से धीरे धीरे कर करके लोगों ने बसना शुरू कर दिया। ठीक है, और वहीं से मतलब बसने का शुरुआत हो जाता है, वहीं से नवपाषाण क्रांति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, समझ में आता है। आप यहाँ पे जो मैंने बता रखा है पॉइंट्स में, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बसने लगे लोग। जहाँ पे जारमा का नवपाषाण गांव 7,000 वर्ष पहले स्थापित हुआ था और लगभग 3 से 4 एकड़ में बसा हुआ है। इसमें पक्की मिट्टी के लगभग 24 घर बने हुए हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोगों ने बसना शुरू किया, अलग अलग तरह के घर बनाने शुरू किए, जो भी उनके हिसाब से रहते थे। कई सारे जो आदि मानव के साक्ष्य मिले हैं वो गुफाओं में रहा करते थे, पर कई सारे जो ऐसे मिले जिन्होंने घर का निर्माण किया। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। जमीन बचाने के लिए और बाढ़ से सुरक्षा के लिए संभवतः इन्हें एक ही स्थान पर बनाया और मरम्मत किया जाता था। जैसे मान लो कई बार होता था उन्होंने एक घर बनाया, अब घर बनाने के बाद क्या हुआ कि बाढ़ आ गई, ठीक है, किसी तरह से कुछ चीज़ें हो गई, या टूट गया, गिर गया, भूकंप आ गया,
तो उसके बाद क्या होता था कि वो नहीं होता था कि एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाकर बना लिया, उसी को मरम्मत किया, उसके ऊपर में दोबारा घर बना लिया। अब हमें इसके बारे में पता कैसे चला? तो जब एक जगह को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, दोबारा से बनाया जाता है, तो जो उसकी मिट्टी होती है उसके ऊपर में दूसरा लेयर आ जाता है, फिर तीसरा लेयर आ जाता है, चौथी बार बनाया गया तो चौथा लेयर आ गया, तो धीरे धीरे लेयर लेयर एक बनती चली जाती है। पर जब खुदाई हुई आज के समय में, तो हमें पता चला कि यार ये लेयर में बटा हुआ है, कि पहला लेयर में ये था, दूसरे लेयर में ये था, तीसरे लेयर में ये था। ठीक है, आप अपने घर की बात करोगे तो अपने पापा मम्मी से पूछोगे तो घर पहले आपका मान लो बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ करता था, जब बना था बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था। धीरे धीरे भराई होती गई, गली की भराई होती गई, रोड की बनता गया, अब धीरे धीरे आपका घर नीचे चला गया। आपने भी कई बार तोड़कर फर्श बनवाया होगा, तो एक लेयर है। पर जब आप कभी तुड़वा के खुदाई करोगे ना, तो हर खुदाई के साथ आपको एक लेयर दिखेगी कि ये लेयर इसकी है, ये लेयर इसकी है, और ये वाला लेयर उस समय की है। ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आता है? यहाँ पर मतलब दीवारों की बात करें तो दीवारों पे चूने के पत्थर से होते थे, चूने की पुताई उताई की जाती थी, चूने के पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, रास्ते और पत्थर मिले, मतलब जैसे जो रास्ते बनाए जाते थे उससे ये पता चलता है, जब खुदाई हुई अलग अलग जगहों की, तो उन्हें ये पता चला कि भाई ये जो पत्थर है ये पत्थरों के बनाए जाते थे घर। ठीक है, रास्ते पत्थरों के बने होते थे। तो इस तरह की चीज़ें उन्हें समझ में आती है। ठीक है, घरों के अंतर मतलब ना, जब आप देखोगे चीज़ें तो घरों के अंतर साफ साफ दिखेंगे। घरों में गड्ढे चूल्हे मिलते हैं, बने हुए चूल्हे मिलते हैं, गड्ढों के द्वारा चूल्हे बनाए हुए। ठीक है, जैसे ज़मीन के अंदर में गड्ढा खोद कर उसे चूल्हा बनाया हुआ है, ऐसा साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे चूल्हे बने हुए थे। अब चूल्हे बने हुए तो चूल्हे आग सेकने के लिए तो बनाएंगे नहीं, हाथ सेकने के लिए ठंडी में, नॉर्मली खाना पकाने के लिए उसका यूज़ किया जाता होगा, ये भी एक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों? यहाँ पर आगे बात करते हैं औजार के लिए। तो खेती के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए और खेती और फावड़ा जैसे औजार सबसे पहले बनाए गए। मतलब खेती के अंदर में ज़मीन तैयार करने का जो फावड़ा वाला औजार होता है सबसे पहले बनाया गया। कुदाल से जहाँ मिट्टी खोदी जाती थी, वहीं खेतों में बीज बोने के लिए लीक बनाई जाती थी, जो किनारी होती है ना दोनों साइड का, ठीक है, जिसमें बीच में पानी के लिए, तो उसमें लीक बनाई जाती थी। और फसल काटने के लिए चाकू हंसी का इस्तेमाल किया जाता था। जबकि पहले वाले टाइम में पुरापाषाण के अंदर में देखोगे तो चाकू हंसी जैसी चीज़ें नहीं थी। वहाँ पे पत्थर के औजार बनाए जाते थे, जिसके अंदर में पत्थर को, बड़े पत्थर, मोटे पत्थर, अलग अलग तरह के ब्लेड आकार के पत्थर बनाए जाते थे, पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। पर यहाँ पर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है। ठीक है, और इंप्रूवमेंट होने के बाद धातु का इस्तेमाल करना सीखने लग जाते हैं। ठीक है, आग का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखने लग जाते हैं, और धातु का इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के औजार पे वो निर्माण करते हैं। ठीक है, गेहूँ और जौ जैसे अनाज को झाड़ कर और फटक कर उसे भूसे अलग किया जाता था। मतलब आप गेहूं की भूसे आप देखा होगा आपने, उसको झाड़ कर फूंक कर अलग किया जाता था, उसके द्वारा ही उसको खाया जाता था, फर्स्ट मतलब साफ किया जाता था एक तरह से। खल और मूसल में चक्की से इन्हें कूटा जाता था। आटा पीसने का पहले, आज के समय में चक्की होता है ना, आप जाते हो मिल पर जाके पिसवा लेते हो, जहाँ पे आटा पिसवाया जाता है, अगर आप गेहूं का यूज़ करते होगे तो। नहीं तो पहले के टाइम पे क्या होता था, खल में आटे को पीसा जाता था, मूसल में पीसा जाता था, जो ओखली जिसे हम बोलते हैं, या चक्की में पीसा जाता था, जो पत्थर के बने होते थे उसमें पीसा जाता था। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। पर आज के टाइम पे क्या होता है कि हम जाते हैं मिल के अंदर, मशीन से पीस लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा। समझ में आता है? औजार की हम बात करें तो ये औजार सख्त पत्थर से बनाए जा गए थे। ठीक है, इन्हें काटने के लिए कुल्हाड़ी और बसुला का इस्तेमाल किया जाता था। इन्हें खूब चिकना बनाया जाता था, साफ सुथरा चिकना। पहले के टाइम पे पाषाण युग में ऐसा नहीं था, पर इस वाले युग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आती है और चिकना बनाते हैं और मतलब चमकदार बनाते हैं। ऊपरी पुरापाषाण युग में या उससे पहले भी हड्डी के धारदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हड्डी को धारदार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब इन औजारों को चमकाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया जाने लगा। मैंने जैसे बताया ना, चमकाने के लिए पत्थर को घिसा जाता था। पत्थर के ऊपर जैसे कोई भी धातु है, वो आपने औजार बना लिया, उसको जितना ज़्यादा घिसोगे उतना ज़्यादा उसमें शाइनिंग आएगी, चमक आएगी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है, पौधे और खाद्य के अन्य संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाई गई। ठीक है, नई तरह की तकनीकें अपनाई जाने लगी। हंसिया जैसे काम करने वाले औजार बनाए गए। छोटे छोटे दांत बने थे और जिसमें लकड़ी का मुट्ठा लगा होता था। हंसिया आपने देखा होगा ना, जो सी आकार का होता है ऐसे करके। ठीक है, सी आकार का एक हंसिया होता है, औजार है। ठीक है, ऐसे करके, जिसके अंदर में मुट्ठा लगा होता है। आपने कम्युनिस्ट पार्टी का लोगो देखा होगा, सिंबल देखा होगा, जिसके अंदर में इस तरह का चीज़ें होती हैं लगी हुई, इस तरह का बना होता है हंसिया। ठीक है, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है और इस तरह का यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, हंसिया बनाई लगी जिसमें यहाँ पे दांत जैसे बने होते थे, जिससे फसल को काटने में ईजी होता था। ऐसे करके फसल काटो तो ईजी होता था और कट जाता था। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखता है।
आगे बात करें तो मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे जिसके पके होने के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के ईंट बनाए जाते थे, ठीक है, जिसके ना उस धूप में सूखे हुए पके हुए ईंट के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इन ईंटों का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जाता होगा। मिट्टी के मृत भांड मिले हैं, मृत भांड टूटे हुए ऐसे अलग अलग तरह के चित्रकारी की हुई, नक्काशी की हुई, जिसके अनुसार हम ये अंदाजा लगाते हैं कि वो किस प्रकार से मिट्टी का यूज़ करते थे। ये आप कुछ देख सकते हो, इमेज है जो आपकी बुक में ही मिली थी, जिसको मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, उसको सही से समझोगे, पढ़ोगे एक बार अपने आप भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो हमारा मेन टॉपिक है हमारा आज का, विनिमय और धातु का उपयोग। विनिमय मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। मतलब एक तरह का मेरे पास गेहूं है, मैंने आपको गेहूं दिया, मुझे चावल खाने का मन था, आपने मुझे चावल दे दिया। आपको गेहूं की जरूरत थी, मैंने आपको गेहूं दे दिया, आपने मुझे चावल दे दिया, दोनों का काम हो गया। तो जो इस तरह की लेन देन की प्रथा थी वो विनिमय प्रथा कहलाती है। पहले के टाइम पे और गांव में आज भी बहुत सारी जगह पे चलता है। पर आज के समय में वैलिड क्या है कि मुझे चावल चाहिए तो भैया मुझे पैसा लेकर आऊँगा तभी चावल दोगे आप, और आपको गेहूँ चाहिए तो आप पैसा लेकर आओगे तो ही मैं गेहूँ दूंगा, ऐसा होता है। पर पहले के टाइम में क्या होता था कि मेरे पास चावल पड़े हुए हैं, आपको मैंने चावल दे दिया, आपको गेहूँ, मुझे गेहूँ की जरूरत है, आपने मुझे गेहूँ दे दिया, ठीक है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम ये विनिमय करते थे। पर यहाँ पर हम बात करते हैं कि गार्डन चाइल्ड के शब्दों में नवपाषाण क्रांति ने मनुष्य के अनुभवों के अनुभवों के आपस में आदान प्रदान को बांटने के लिए प्रवृत्ति को तीव्रता प्रदान करी। जैसे जो इंसान हुआ करते थे उनके आपस में एक दूसरे की चीज़ों को लेन देन करने के लिए ये जो बार्टर सिस्टम था, विनिमय प्रथा था, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी फैलाती है उसके अंदर में चेंजेस करने के लिए। क्योंकि देखो बहुत सारे जो मनुष्य थे उनकी सबकी अलग अलग खासियत हुआ करती थी। कुछ जो मनुष्य वो खेती करने लगे, खेती करने वाले को मान लो औजार की ज़रूरत है, तो औजार वो बनाना नहीं जानते थे, या फिर वो उनके पास औजार नहीं है। मेरे पास मान लो मैं जंगल में रह रहा हूँ, मेरे पास धातु है, मैंने औजार बनाया, औजार बना रखा है। अब आपको औजार की ज़रूरत है, तो मुझे भाई भूख लग रहा है तो अनाज की ज़रूरत है, तो मैं उस खेती करने वाले को औजार दूंगा, वो मुझे अनाज देगा, ठीक है। समझ में आता है। मान लो मैंने कोई शिकार किया, मेरे पास शिकार करने के बाद मेरे पास मांस पड़ा हुआ है और मुझे अनाज खाना है, आपको मांस खाना है, मैंने आपको मांस दिया, आपने मुझे अनाज दिया। तो इस तरह से दोनों का काम चल जाता था और ये बहुत तीव्रता से फैलता है उस टाइम पर। ऐसा माना जाता है कि औजार बनाने के लिए कच्चे मालों का व्यापक विनिमय के परिणाम स्वरूप दूर दूर तक नए प्रयोग हुए, उनका प्रसार हुआ। मतलब जो कच्चे औजार, कच्चे माल होते थे ना, जिनके थ्रू औजार बनाए जा सके, उसका भाई अब औजार बनाना है तो विनिमय प्रथा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आता था, ठीक है। मैं आपको औजार दूंगा, आप मुझे कच्चा माल दोगे, जिसके कारण मैं बना पाऊँ, ये सारी चीज़ें चलती थी चीज़ें, ठीक है। मिट्टी के बर्तन और कांसे और तांबे के धातु कर्मों की जानकारी और प्रयोग बढ़ने से इस दिशा में काफ़ी तेजी आई, ठीक है। उस समय तक लोग इतने ज़्यादा विकसित हो चुके थे नवपाषाण के अंदर में आते आते कि उनको धातु क्या होता है वो समझ में आ चुका था, धातु का उपयोग कैसे करना है ये समझ में आ चुका था, किस प्रकार से सही तरीके से धातु का उपयोग किया जा सकता है ये उन्हें समझ में आ चुका था। सामाजिक संरचनाओं की बात करें दोस्तों की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी, तो खेती की शुरुआत होने पर गांव में कामगर पुरुषों और स्त्रियों के समूह या रिहाइश की इकाई के रूप में परिवारों का उद्भव हुआ। जैसे देखो सामाजिक संरचना मतलब क्या, जैसे खेती करने लगे लोग, तो अपने आप को एक रिहायशी, एक ना इज्जतदार उनको फील होने लगा कि भाई हम इज्जतदार हैं, एक जगह रुक कर, एक जगह स्थिर होकर हम खेती कर रहे हैं और सही से पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, अपने बच्चों का जीवन व्यापन कर रहे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि वहीं पर वो दूसरों को देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म हो गया अनाज, यहाँ पे मतलब अपना जंगल में अब अनाज नहीं है तो अब दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब जीवन व्यापन के लिए दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे शिकार नहीं है तो दूसरी जगह शिकार करने गए, तो वो एक तरह से रिहायशी फील होने लगा, अमीरी जो होती है ना वो फील होने लगा, ठीक है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार कहा जाता है कि महिलाओं ने पहली बार खेती करने के लिए उपयुक्त पौधा और प्रवृत्तियां का चुनाव किया होगा। उनका ये अनुमान है, उनका ये मानना है कि जो महिलाएं थी, क्योंकि महिलाएं भी खेती में हाथ बटाती थी, तो महिलाएं क्या करती थी, खेती में हाथ बटाने के लिए उन्होंने पौधे का इस्तेमाल, छोटे छोटे जो चीज़ें होती थी जो नॉर्मल घर की महिलाएं कर सकती थी उसका इस्तेमाल करती हैं, उसका शुरुआत करती हैं। ये नहीं कि पहली बार में गई और गन्ने का खेती कर रही है, ऐसा नहीं, ठीक है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी जो महिलाएं कर सकती थी उसका शुरुआत वहाँ से शुरुआत होता है। वस्तुतः उनके अनुसार मिट्टी के बर्तन का निर्माण महिलाओं के द्वारा कताई बुनाई और लगभग सभी प्रकार की आविष्कार की खोज की जाने लगी। अब कताई बुनाई की भी मैं बात करूँ तो कताई बुनाई के लिए क्या था दोस्तों कि जैसे महिलाएं अब जो पशु और महिलाएं जो भी थी फैमिली थी वो क्या करती थी कि पशुओं को पाला करती थी, भेड़ बकरियां पाला करती थी।
तो भेड़ बकरी पाल रही है तो भेड़ों के ऊन भी हैं, तो उन ऊनों के जरिए वो बुनाई का कार्य भी वहाँ पर देखा करती थी। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आ जाता है, इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी आपके लिए, मान्यताएं। ठीक है, मान्यताओं का मैंने ना बुक में से सिर्फ 5 से 6 पॉइंट उठा लिया जो इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू आप एक एक चीज़ समझ सकते हो कि क्या पॉइंट किस पॉइंट के अंदर में क्या है। उत्पादकता मतलब क्या हो जाता है कि खेती करना, क्या उपज होने वाली है उसके बारे में जानना। नवपाषाण के अंदर में लोगों को धीरे धीरे ज्ञान होने लगा था कि किस प्रकार से हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम खेती कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उगा सकते हैं, नई चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें जानने लगे थे। और उसकी शुरुआत हो चुकी थी जिसमें घर की महिलाएं भी उनका हेल्प किया करती थी। उससे पहले क्या करते थे, वो छोटे जानवरों का शिकार, बड़े जानवरों का शिकार, ये सब किया करते थे और शिकार के थ्रू अपना जीवन यापन करते थे और संग्रहण के थ्रू। ठीक है, प्रजनन मतलब क्या होता है, सेक्सुअली रूप से प्रजनन के थ्रू अपने परिवार का आगे विकसित करना। ठीक है, वंश बढ़ाना जो हम कहते हैं आज के समय में, वंश बढ़ाना, प्रजनन। तो जैसे कृषि की ओर बढ़ना का सबसे बड़ा रीजन भी माना गया जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या बढ़ेगा कैसे, प्रजनन व्यवस्था के थ्रू ही बढ़ सकता है। ठीक है, तो प्रजनन के थ्रू जब जनसंख्या बढ़ने लगी तब लोगों के पास जब संसाधनों की कमी आई, ठीक है, रिसोर्सों में कमी आई, तब वो किस ओर जाते हैं, तो कृषि की ओर जाते हैं। ठीक है, कृषि की ओर जाएंगे, कृषि करेंगे तो एक जगह स्थिर होंगे, एक जगह स्थिर होंगे तो नौ मतलब उनकी विकास की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर प्रजनन भी एक माना जाता है। अनुष्ठान मतलब पूजा पाठ करवाना। ये जब जो इतिहासकार रहे उन्होंने जब उसकी स्टडी करना शुरुआत करी तो उनको ये पता चला कि जो आरंभिक लोग हुआ करते तो वो भी इन चीज़ों में विश्वास किया करते थे, पूजन अनुष्ठान में विश्वास किया करते थे। पूजन अनुष्ठान में विश्वास होने के साक्ष्य किस प्रकार से मिले हैं, तो अलग अलग देवी देवताओं के साक्ष्य मिले कि मंदिर जैसे बने हुए, घर के बाहर में मंदिर हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। बलियाँ, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। ठीक है, जिसमें उसके मतलब हड्डियाँ वड्डियाँ जो कटी वटी मिली हैं उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर देवी देवता हैं तो उसके अनुसार से बलि भी चढ़ाई जाती होगी। घरों के प्रति मान्यताएं, जो घरों के प्रति इनकी मान्यताएं, आस्थाएं बहुत ज़्यादा थी। घरों के चौखट ऊंचे बनाए जाते थे, घरों के अंदर में खिड़कियां बहुत ऊंचाई पे बनाई जाती थी। ठीक है, घर के बाहर देवी देवताओं का निर्माण करवाया जाता था, घर के बाहर कई तरह की कलाकृतियां करवाई जाती थी। ठीक है, घोड़े के जो चीज़ें होती थी, बाल वाल ऐसा कुछ जो होता है वो लगाया जाता था, जिससे अलग अलग तरह की मान्यताएं प्रचलित थी घरों को लेकर। ये भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आप अगर अपने बुक में पढ़ोगे तो सारा कुछ दिख जाएगा। मृत्यु पंथ, एक ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। मृत्यु पंथ मतलब क्या, मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद लोगों के साथ क्या किया जाता था। जैसे सामूहिक कब्रगाह, जहाँ पे एक साथ 5-6 लोगों को दफनाया जाना। ठीक है, तो वो माना जाता था कि जो परिवार है, एक परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई या किसी घटना में घटित हो गई तो उसमें सभी परिवार को एक ही जगह पे दफना दिया जाना। तो सामूहिक कब्रगाह भी मिला है। ठीक है, और अलग अलग सिंगल कब्रगाह भी मिला है जिसके अंदर में किसी एक की मृत्यु हुई, उसकी दफना दी गई, ऐसा करके भी देखने के लिए मिला है। तो ये मृत्यु पंथ। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे भी दफनाने जलाने का जो भी सिस्टम रहा होगा वो वहाँ पे भी फॉलो अप किया जाता था। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। ये पूरा आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, 4 चैप्टर। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी दोस्तों उसमें आपको हम 5th चैप्टर करेंगे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो ये कैसी लगी। ठीक है, कहाँ पर कमी रहती है, क्या आपको समझ में नहीं आया, वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो आपको समझ में ना आया हो। और हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यार दोस्तों, आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है, एक सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि यार और वीडियो बनाएं, हम और ज़्यादा मेहनत करें और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आएँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।